हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से ये आशा करता हूँ कि इससे पहले जो मैंने आपको फार्माकोलॉजी की 3 क्लासें पढ़ाई हैं वो आपने देख ली होंगी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जब मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ा रहा था तो वो मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि जो आपको मेटाबॉलिज्म है वो हम आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री की अप्रोच से पढ़ाएंगे। वहाँ पे मैंने आपको एज अ फार्माकोलॉजी की तरह पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। आज हम क्या करेंगे, जो मेटाबॉलिज्म को फेज़ 1 और फेज़ 2 को एक्सप्लेन करेंगे, उसमें हम केमिकल रिएक्शन के साथ समझेंगे। फेज़ 1 में कौन सी रिएक्शंस होती हैं, फेज़ 2 में क्या होती हैं, प्रोडक्ट होती है तो प्रोडक्ट में कैसे इनएक्टिव से एक्टिव कन्वर्जन होता है, ये सारी चीज़ें हम आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, ब्रेनडेस्क ऐप पर एम्स और सीआईएसएफ के लिए ऑलरेडी कोर्स चल रहा है, आप वहाँ पर भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्लासों को एंजॉय कर सकते हैं और क्लासों के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। कोई भी चीज़ आपकी लैग कर रही है उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, फैकल्टी से 1-to-1 इंटरेक्शन करिए और वहाँ से जुड़िए और उनसे क्वेश्चंस को पूछिए और अपने आंसर को सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आज हम जो यहाँ पे टॉपिक है हमारा मेटाबॉलिज्म, कौन सी एस्पेक्ट्स के साथ जो हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री के एस्पेक्ट है उसके साथ हम आपको ये पढ़ाने जा रहे हैं। आज एक मिनट दीजिए, जो मेटाबॉलिज्म का चैप्टर है उसको हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के एस्पेक्ट के हिसाब से समझेंगे कि यहाँ पे देखिए आप क्या कहता है फेज़ 1 और फेज़ 2 में क्या होता है, इस बात को समझेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जो लाइपोफिलिक ड्रग आपने ली थी, ठीक है, जो आपकी मेम्ब्रेन में एब्जॉर्ब हुई थी, अब क्या करना है, उस लाइपोफिलिक ड्रग को क्या करना है, वाटर सोल्यूबल बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि इसको बॉडी से बाहर निकालना है। ठीक है, आप समझ गए ना, क्योंकि बॉडी से बाहर निकालना है, आपको एक्सक्रीट आउट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइपोफिलिक ड्रग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स में उसको क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट कैसे होगा, ये आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू होगा। कैसे होगा मेटाबॉलिज्म? एक होता है फेज़ 1, एक होता है आपका फेज़ 2। अभी हम इसमें आगे बढ़ेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको कल क्लियर करा दिया था फेज़ 1 और फेज़ 2 के बारे में भी। प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट था, प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को हम आपके सामने एक बार और एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट जो होता है वो क्या करता है, इनएक्टिव जो होता है, आपका इनएक्टिव कंपाउंड होता है, आपकी बॉडी में क्या होता है, मेटाबोलाइट होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, फिर क्या होता है, ये एक्टिव हो जाता है। समझ रहे हो आप? क्या करें, ऐसे समझिए, क्या है, इनएक्टिव है और लेस एक्टिव हो सकता है, थोड़ा सा एक्टिव भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपने लिया, क्या किया, एब्जॉर्ब हुआ बॉडी में, लीवर और बॉडी के थ्रू इसका क्या हुआ, बायो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब क्या हुआ, इसका मेटाबॉलिज्म हुआ। उसके बाद ये क्या हो गई, एक्टिव ड्रग हो गई। तो एक्टिव ड्रग होने के बाद इसने क्या किया, अपने थेराप्यूटिक इफेक्ट को क्या किया, शो किया। इतनी चीज यहाँ पे आप प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से समझ गए होंगे। अब चलिए स्टूडेंट्स देखिए, सपोज करिए हमारे पास एग्जाम्पल है इनालाप्रिल ड्रग का। ठीक है, इनालाप्रिल ड्रग है, आप जानते हैं कौन सी ड्रग है, इनालाप्रिल है। इनालाप्रिल है, आप क्या है, इसको बीपी में देते हो, ब्लड प्रेशर एंटी, ये क्या है, आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। अब इनालाप्रिल को जरा पहले आप देखिए और इसको समझिए पहले, इसमें क्या क्या ऐड है। देखिए स्टूडेंट्स, बेंजाइल होता है, इसमें एस्टर होता है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहीं पे क्लियर करा देता हूँ। हो सकता है अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि इनालाप्रिल में कौन सी मोइटी पाई जाती है, तो आपको याद होना चाहिए, सर इनालाप्रिल में कौन सी होती है, प्रोलीन होती है। क्या होती है, प्रोलीन होती है। इसको आप यहीं से याद करते हुए जाइए आज, कि अभी हम बाकी तो आपको जब हम एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम इसको बताएंगे ही, लेकिन नहीं, जब यहाँ पे हमें मिल गया है तो हमने क्या किया, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, जिससे क्या है, जब हम आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पढ़ाएं तुरंत आपके दिमाग में ये टच कर जाए कि हाँ, कि प्रोलीन जो है वो सर ने हमें कब बताया था, जब सर मेटाबॉलिज्म पढ़ा रहे थे। ठीक है, चलिए अब देखिए हुआ क्या, ये इनएक्टिव है, ठीक है, और बॉडी में जाके इसमें ऐसा क्या हो गया कि ये ड्रग आपकी एक्टिव हो गई। स्टूडेंट्स, क्या हुआ, देखिए जो आपका यहाँ पे एस्ट्रेज, ये जो आपका एस्टर था, एस्टर का किस में कन्वर्जन हो गया, आपका एस्टर से देखिए ये क्या बन गया, यहाँ पे पूरा देखिए, ये देखिए, ऐसे देखिए, ये देखिए पूरा क्या था, ये यहाँ पे इथाइल एस्टर था। ये देखिए, आप तो जान ही गए होंगे। ठीक है, ये पूरा क्या था, C++O, ये आपका क्या होता है, ये आपका एस्टर होता है। और इसका कन्वर्जन किस में हो गया स्टूडेंट्स, देखिए एसिड में कन्वर्जन हो गया। मतलब जब ये एस्टर के फॉर्म में था तो क्या था, इनएक्टिव था, और जैसे ही ये एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इसमें एसिड कन्वर्ट हो गया आपका एस्टर से एसिड, तुरंत ये क्या हुआ, यहाँ पे एक्टिव हो गया। ये चीज़ आप यहाँ पे समझिए। ठीक है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि आपका जो इनालाप्रिल है, मान लीजिए कोई भी आपसे पूछ दिया जाए, जैसे अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, हो सकता है कोई ड्रग आपसे पूछी जाए कि उसमें क्या कन्वर्ट होता है, तो जब आपने पढ़ रखा होगा सारी ड्रग्स के बारे में तो आपको याद होगा। और मैं आपसे आशा करता हूँ स्टूडेंट्स, बहुत सारी ड्रग्स जो आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उनको जरा एक बार उनके स्ट्रक्चर्स को बना के एक बार चेक किया करिए कि उनमें कौन से स्ट्रक्चर है, कौन सी उसमें मॉइटी है,
क्या उसमें प्रेजेंट है, किसकी वजह से उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने पढ़ रखा होता है तो हम सॉल्व कर लेते हैं, नहीं पढ़ रखा होता है तो वो हमें टफ लगते हैं कि यार ये भी पूछे जा सकते हैं क्या, और ऐसा होता है। पढ़ रहे हैं तो 1-2 मिनट की थोड़ी मेहनत और लगती है, उसको लगा के इस कॉन्सेप्ट को उसी जगह पे क्लियर कर लीजिए तुरंत ही, ठीक है। चलिए अभी मैंने आपको यहाँ पे आपको प्रो ड्रग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो बताया और आपके लिए कौन सी ड्रग ली, यहाँ पे इनालाप्रिल ली जो मैंने आपको बताई। अब आपका काम है एक बार आप कोडीन टू मॉर्फिन को चेंज करके देखिए, कोडीन के स्ट्रक्चर्स को देखिए, एक बार मॉर्फिन को देखिए, देखिए कहाँ पे चेंज हो रहा है, जहाँ पे चेंज हो रहा है उसको समझिए। उसी चेंज की वजह से आपका इनएक्टिव पार्ट किस में पहुंच रहा था, आपका किस में इनएक्टिव पार्ट या लेस एक्टिव पार्ट आपका किस में पहुंच रहा है, एक्टिव में पहुंच रहा है। कैसे, किसके थ्रू, आपके यहाँ पे मेटाबॉलिज्म के थ्रू, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे। 2-4 ड्रग्स आप देखिए, ऐसे ही आप बहुत सारी ड्रग्स हैं, आपके मन में जो आ जाए, ठीक है, आपके मन में आए तुरंत आप देखिए, उसको स्ट्रक्चर्स को देखिए, आप स्ट्रक्चर्स को बना लीजिए। कैमरा आपका सॉफ्टवेयर होता है उस पर बना के देख लीजिए, आप गूगल पर देख लीजिए। उसके बाद आप अपनी जो भी रेफरेंस बुक आप लिए हुए हो वहाँ से जरा एक बार वेरीफाई भी कर लेना और उनको देखना सही से। उसके बाद देखो कि इसमें क्या कन्वर्ट हो रहा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हट के दूसरा जुड़ रहा है। तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कौन सी रिएक्शन। स्टूडेंट्स फेज 1 रिएक्शन मैंने आपको बताई थी। फेज 1 क्या होती है, आपकी नॉन सिंथेटिक रिएक्शन होती है। और यहीं पर कल हमने माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल के कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझा था कि फेज 1 और फेज 2 का माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल के साथ क्या यहाँ पे उनका इंटरलिंक है। ये मैंने आपको जो फार्माकोलॉजी की 3rd क्लास थी उसमें आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। फंक्शनलाइजेशन हो जाता है या फिर फंक्शनल ग्रुप का एडिशन हो जाता है, किसमें, फेज 1 में हो जाता है। चलिए अब इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, कैसे फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाता है, इस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे। पहला ही चलिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूँ, 1 2 3 ऐसे कर देता हूँ 4, ठीक है। इस सीरियल में समझता हूँ। चलिए जो आपकी पहली ड्रग यहाँ पे लिखी हुई है स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। यहाँ पे कौन सी ड्रग है हमारे पास, फेनिटोइन थी। अब ये फेनिटोइन में क्या हुआ, जो फेनिटोइन जैसे ही मैंने कंज्यूम की उसके बाद इसमें क्या ऐसा मेटाबॉलिज्म हुआ, क्या इसमें फेज 1 में ऐसी क्या रिएक्शन हुई कि इसमें यहाँ पे OH ऐड हो गया, लो, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, आप जैसे ही आपकी ड्रग लीवर से होती हुई गई, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तुरंत इसमें क्या हुआ, आपका एक OH ग्रुप जुड़ गया जिसको हम क्या बोलते हैं, 4 हाइड्रोक्सी, क्या बोलेंगे, 4 हाइड्रोक्सी फेनिटोइन, क्या बोलेंगे, 4 हाइड्रोक्सी फेनिटोइन। याद रखिएगा क्या हुआ, देखिए OH आपका जुड़ गया। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपकी कौन कौन सी होती हैं, ऑक्सीडेशन में आपका हाइड्रोक्सिलेशन भी हो सकता है, डी एल्काइलेशन भी हो सकता है, डी एमिनेशन भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे आपको कौन सा एग्जांपल करके दिखा दिया, हाइड्रोक्सिलेशन का करके दिखा दिया, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेशन का हमने आपको एग्जांपल करके दिखा दिया। इसी एग्जांपल के हिसाब से आप और भी ड्रग्स को सर्च करिए और उनमें करके देखिए क्या फंक्शनल ग्रुप ऐड हो रहा है और कौन सा उसमें हट रहा है। अगर वहाँ पे ऐड है तो ऑलरेडी उसमें क्या बदलाव हो रहा है, ये आपको देखना है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल को यहाँ पे क्लोरमफेनिकॉल को समझते हैं। क्लोरमफेनिकॉल में क्या हुआ स्टूडेंट, देखिए रिडक्शन हुआ, क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो जब रिडक्शन हुआ तो आप देखिए इसमें क्या बन गया, अमीनो क्लोरमफेनिकॉल बन गया। जो आपका यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, वो आपका यहाँ पे एमीन ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। बोले तो यहाँ पे NH2 में उसका क्या हो गया स्टूडेंट्स, कन्वर्जन हो गया। क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन से O से H हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन का प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए एस्पिरिन ड्रग है आपकी। अब यहाँ पे हम समझते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर के साथ यहाँ पे क्या करते हैं, रिएक्शन कराया आपने। अब देखिए इसमें क्या होगा, जैसे ही आपकी यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हुई इस कंपाउंड की, तुरंत आप देखिए इसमें क्या हुआ, आपका एस्पिरिन से क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड बन गया और एसिटिक एसिड क्या हुआ, बाहर हो गया। इस चीज को यहाँ पे क्या रखेंगे, याद रखेंगे आप, ठीक। चलिए आगे, यही तो कन्वर्जन हो रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, देखिए एस्पिरिन था, एस्पिरिन का सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्जन हो गया। उसके बाद आइए एक साइक्लाइजेशन रिएक्शन को समझ लेते हैं। प्रोग्वानिल का साइक्लोग्वानिल में कैसे कन्वर्जन हो रहा है। ये देखिए आपका प्रोग्वानिल कंपाउंड है, ठीक है। और ये आप देखिए अनसाइक्लाइज्ड है, क्या है, अनसाइक्लाइज्ड है, क्या है, अनसाइक्लाइज्ड पार्ट ये आपका है, क्या है, अनसाइक्लाइज्ड पार्ट है ये। लेकिन जब इसे ये क्या हुआ, आपकी बॉडी में गया, लीवर से पास हुआ और किस एंजाइम के थ्रू, CYP2C19 के थ्रू इसने क्या किया, यहाँ पे साइक्लाइजेशन को प्रोसीड कर लिया। किसको प्रोसीड कर लिया, साइक्लाइजेशन हो गई। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो गई यहाँ पे, ये देखिए स्टूडेंट्स क्या हो गई, इसमें साइक्लाइजेशन हो गई, ये देखिए, ठीक है। ये आपका क्या है, इसी के पे डबल बॉन्ड है और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। इस चीज को याद रखिए। देखिए क्या हो गई, यहाँ पे साइक्लाइजेशन प्रोसीड हो गई। साइक्लाइजेशन का होना, डिसाइक्लाइजेशन इसी का कॉन्सेप्ट है,
साइक्लाइजेशन, डिसाइक्लाइजेशन, ठीक है, उसके बाद आपका रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस और साथ साथ में आपका हाइड्रोक्सिलेशन बोले तो ऑक्सीडेशन के, ये सारी रिएक्शनें आपकी किसकी होती हैं, ये सारी रिएक्शन आपकी फेज 1 रिएक्शन होती हैं। ठीक है, चलिए यहीं पे आगे हम डिस्कस कर लेते हैं फेज 2 रिएक्शन को भी, जिनको हम क्या बोलते हैं सिंथेटिक, और इसके कॉन्सेप्ट को भी कल हमने समझा था। क्या समझा था यहाँ पे कि फेज 2 का जो यहाँ पे माइक्रोजोमल और 9 माइक्रोजोमल के साथ क्या कनेक्शन है, यहाँ पे आपकी चीज़ें ये क्लियर हमने करवाई थी। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको क्लास 3 में पढ़ाई थी। चलिए अब इसके एक बार हम यहाँ पे इसको मेडिसिनली और स्ट्रक्चर के फॉर्म में समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए सपोज करिए आपके पास कोई भी ड्रग है XYZ, आप कोई भी ड्रग ले लीजिए। ठीक है, चलिए ये आपके पास देखिए, अभी मैंने आपको वहां पे क्या कराया था, फेनिटोइन का आपका 4 हाइड्रोक्सी फेनिटोइन में कन्वर्जन होता है, बहुत अच्छी रिएक्शन होती है। अगर आपको पूरा फेज 1 और फेज 2 एक ही रिएक्शन में एक्सप्लेन करना हो तो सबसे अच्छा एग्जांपल आपके सामने देखिए अभी निकल के आ गया फेनिटोइन। फेनिटोइन में क्या हुई, पहले फेज 1 रिएक्शन हुई, फेज 1 रिएक्शन बोले तो क्या हुई, एक फंक्शनलाइजेशन हुआ, फंक्शनलाइजेशन के बाद उसमें क्या हो गया, उसका कंजुगेशन हुआ। तो अब कैसे हो रहा आगे ये देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप आपका ऐड हुआ था फेनिटोइन में, हुआ तो क्या बन गया था, 4 हाइड्रोक्सी फेनिटोइन बन गया सर यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है इसका, देखिए आप कौन सा ट्रांसफरेज हो रहा है, यहाँ पे आपका ग्लूकोरोनाइड ट्रांसफरेज यहाँ पे हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, देखिए ग्लूकोरोनाइड ट्रांसफरेज जो आपका OH था उसी में क्या हुआ, कंजुगेट हो गया। क्या कंजुगेट हुआ यहाँ पे, आपका ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन हो गया। तो इसी को हम क्या पढ़ेंगे, ग्लूकोरोनाइड, क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप ऐसे, जो आपका देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है वो इसी फॉर्म में बनेगा, आप ऐसे इसको बना सकते हैं, ऐसे बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो आपका यहाँ पे लगा हुआ है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप COH हो जाता है। ठीक है, ये आपका OH हो जाता है, ये भी आपका OH हो जाता है, ये भी आपका क्या होता है, OH हो जाता है, ये पार्ट आपका अटैच्ड है। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोरोनाइड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ आपको आई होप समझ आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे एसिटामिनोफेन का पैरासीटामोल, आप समझिए पैरासीटामोल हमने एग्जांपल ले लिया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे इसको समझते हैं, इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखिए ग्लूकोरोनाइड हो रहा है, तो जिस तरीके से यहाँ पे क्या था, ये OH था इसका, इस OH में क्या अटैच हो रहा है, देखिए यहाँ पे ग्लूकोरोनाइड ऐड हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें कौन सी रिएक्शन प्रोसीड हो रही, सल्फेशन हो रही। तो यहाँ पे देखिए ये आपका ग्रुप नया अटैच हो रहा, तो क्या हो रहा है, आप देखिए पहले फंक्शनल ग्रुप ऐड हुआ, हो गया कि नहीं हुआ, उसी में क्या हो रहा है, अब देखिए बदलाव हो रहा है, उसी में क्या हुआ, यहाँ पे कंजुगेशन हो रहा है फंक्शनल ग्रुप में। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका OH हुआ, अब उसी में क्या होता चला जा रहा है, बार बार कंजुगेशन होता हुआ चला जा रहा है, कौन से फंक्शनल ग्रुप पे कंजुगेशन हो रहा है, समझ रहे हैं आप, फंक्शनल ग्रुप पे ही क्या हो रही है, यहाँ पे दूसरी केमिकल मॉइटी आके जुड़ रही है, कौन सी, उसी को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे कंजुगेशन बोलेंगे। तो आप इस बात को समझ गए यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे देखिए इसी का क्या हो रहा है, ग्लूटाथायोन कंजुगेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये आपका देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूटाथायोन का यहाँ पे एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे आप, यहाँ पे ग्लूटाथायोन कंजुगेशन बोलोगे। अब नेक्स्ट एक चीज को और समझ लेते हैं, स्टाइलेशन प्रोसेस को और समझ लेते हैं। यहाँ पे ये आपका देखिए ग्रुप लगा हुआ है और इस ग्रुप में क्या हो रहा है, यहाँ पे कंजुगेशन हो रहा है, ये कंजुगेशन हो रहा है, तो इसको क्या बोलोगे, स्टाइलेशन रिएक्शन बोलोगे। बात आ रही समझ में आपके। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक और आपको मैं बता देता हूँ, जो आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स ग्लूटाथायोन होता है, और जो ग्लूटाथायोन में किस किस से मिलकर बना होता है, आपका ग्लूटामेट प्लस सिस्टीन और ग्लाइसिन से मिलकर बना होता है। स्ट्रक्चर आपको याद हो ना हो, लेकिन एक कॉम्बिनेशन आपको याद होना चाहिए कि ग्लूटाथायोन जो आपका होता है उसमें क्या रहता है, आपका ग्लूटामेट, सिस्टीन और ग्लाइसिन रहता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर आपको प्रॉपर क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है। ठीक, चलिए कल हम इसी कॉन्सेप्ट को हम लाइव क्लास में आपके सामने डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तब आपने देखा था कि वहाँ पे टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, लेकिन स्टूडेंट्स कोई बात नहीं, इसको हम आज आपके सामने एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, टी हाफ लाइफ जो आपकी थी वो होता गया है, पहले उसको समझते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ में क्या है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन आपकी रिड्यूस हो जाती है, कितनी, 50% आपकी रिड्यूस हो जाती है। फार्मूला जो है वो आपको ध्यान रखना है, क्या होता है फार्मूला, टी हाफ 0.693 VD/CL। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आप क्या करोगे, याद रखोगे, समझ रहे हैं आप, ये क्या है, इसका फार्मूला है। ठीक है, सेकेंडरी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर बोलते हैं और डिपेंड किस पे करता है, BD और CL पे बोले तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और क्लियरेंस पर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स हाफ लाइफ और स्टेडी स्टेट आपस में कैसे कनेक्ट है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे कि 1 मिनट का आप टाइम लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा
इस जगह पे आपका हाफ लाइफ क्या होता है, ठीक है, हाफ लाइफ कैसे करते हो। सपोज करिए स्टूडेंट्स आपके पास कोई क्या है, एक्स ड्रग है, क्या है, एक्स ड्रग है। बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं। दो पार्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक पार्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिमेनिंग, और एक पार्ट में लिख देता हूँ एक्सक्रीट। ध्यान रखिएगा, ठीक है, रिमेनिंग और एक्सक्रीट कितना भार हो रहा है। सपोज करिए कोई आपके पास 100% क्या है, ड्रग है, ठीक है। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद वो कितनी बची, 50% आपके पास बची। तो कितनी बची, 50% बची। कितनी निकल गई, 50% आपकी कितनी हो गई, एक्सक्रीट आउट हो गई, ठीक है। अब इसमें हाफ लाइफ होगा तो आप देखिए कितनी हो जाएगी, 25% हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ऐड करोगे 25 तो कितनी हो गई, यहाँ पे 75% क्या हो गई, आपकी एलिमिनेट हो गई। उसके बाद आ जाइए आपका क्या हो जाएगा, कितनी बचेगी, 12.5% बचेगी। तो अब इसमें क्या करोगे आप, 12.5 का एडिशन कर दोगे तो कितनी बची, 87.5 बची, ठीक है। अब क्या होगा आगे देखिए, पहले 50 थी, फिर 75 हो गई, फिर 87.5 हो गई। अब चलिए कितनी बची है, 12.5। अगली टी हाफ में ये क्या हो जाएगी, कितनी बचेगी, 6.75 के आसपास समथिंग बचेगी। तो इसमें आप ऐड कर दोगे तो लगभग कितनी हो जाएगी, 93 के आसपास आपकी हो जाएगी, कितनी, 93.7 के आसपास ये क्या हो जाएगी, आपकी ड्रग क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट आउट हो गई यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6.75 ये थी, अब इसका जब आप आधा करोगे तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आप देखिए कितना 3 पॉइंट लगभग आप समथिंग मान लीजिए, लगभग ये कितनी यहाँ पे एलिमिनेट हो गई। यहाँ पे जो आपकी एलिमिनेट हो गई कितनी, 97% के आसपास क्या हो गई, यहाँ पे एक्सक्रीट आउट है, एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट कितनी ड्रग एलिमिनेट हो गई, तो 97% आपकी एलिमिनेट हो गई। और इसी 97% एलिमिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्टडी क्या बोलते हैं, स्टडी स्टेट बोलते हैं। इसी को एलिमिनेशन को हम क्या बोलते हैं, स्टडी स्टेट बोलते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट मुझे आपको क्लियर कराना था। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे स्टडी स्टेट क्या होता है तो आपको उस जगह पे पता होना चाहिए कि स्टडी स्टेट क्या होता है। यहाँ पे देखिए स्टडी स्टेट क्या होता है, यहाँ पे जब आपका रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसके इक्वल हो जाए, आपका एलिमिनेशन के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन आपकी किस में आ जाती है, आपकी स्टेडी स्टेट में आ जाती है। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आप स्टेडी स्टेट गेन करते हो वो कितनी हाफ लाइफ्स में गेन करते हो, तो कितनी 5 हाफ लाइफ्स में आप स्टेडी स्टेट को गेन कर लेते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं भूलना, इसको याद रखना, ठीक है। किस पे, डोज रेट पर ये डिपेंड करता है, ओके, ठीक है। इतनी चीज आपको स्टडी स्टेट में क्या करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा याद रखनी है। पीक थ्रो डिपेंड्स ऑन द डोजिंग इंटरवल पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। एवरेज जो आपका स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन होती है वो क्या रहती है, इन सेम रहती है डोजिंग इंटरवल के बीच में, ठीक। इस चीज़ को यहाँ पे आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे बन रही है वो रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन के हो जाएगा। और कितनी हाफ लाइफ्स के बाद आप स्टडी स्टेट को गेन कर ले रहे हो, 5th हाफ लाइफ के बाद। ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए इतनी चीज़ मैं पढ़ा रहा था तो मैंने सोचा कि आपको 2 डोज के बारे में बता दिया जाए कि 2 डोज यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या होती है, मेंटेनेंस डोज और यहाँ पे आपका जो लोडिंग डोज होता है, ये होते क्या है मैं जस्ट आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहा, ठीक है। इनको समझिए, लोडिंग डोज क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। लोडिंग का मतलब आप नाम समझ लोड करना, समझ रहे हो ना, और मेंटेनेंस का मतलब मेंटेन करना, समझ रहे हो। कोई ट्रैक्टर है, आप ट्रैक्टर पे क्या कर रहे हो, भूसा लोड कर रहे हो, ठीक है, भरते चले जा रहे हो, ओके। फिर एक उसकी हाइट पे आके उस चीज़ को, सारे गट्ठरों को मेंटेन करना क्या बोलते हैं, एक मेंटेनेंस बोलते हैं। ऐसे आप जस्ट याद रखिए। अब समझाते हैं इसको ड्रग के फॉर्म में। अ हायर इनिशियल डोज गिवन टू रैपिडली अचीव द डिजायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या है कि एक तरीके से क्या हुआ, आपने एक इनिशियल डोज होता है, हायर इनिशियल डोज आप किसी पर्सन को देते हैं तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, लोडिंग डोज। जैसे कि मान लीजिए एक ट्रॉली है, उसके ऊपर आपको भूसे के गट्ठर डालने, तो आपको नहीं पता है, आपने क्या किया, आप एक गट्ठर तो लेके नहीं आओगे, आपको पता है। सपोज करिए जैसे आपको एक ट्रॉली है, ठीक है, उसमें आपको भूसे के गट्ठर बना बना के रखने हैं, तो आप कैसे समझोगे, आप एक गट्ठर तो बना हुआ नहीं लाओगे जिसमें मान लीजिए, ऐसे समझिए, सपोज करिए एक बोरी है, ठीक है, आप एक ट्रॉली है, उसके ऊपर आपको बोरियों को लादना है, आपकी खाद की बोरियां हैं, ठीक है। तो सपोज करिए जब आप जैसे ट्रैक्टर पे लाद रहे हो तो उस टाइम आप एक बोरी तो लेके नहीं आओगे, आपको पता है एक बोरी से थोड़ी भरना है ट्रैक्टर, तो क्या करोगे, आप लॉट्स ऑफ बोरी लेके आओगे। सपोज करिए आप 100-150 लेके आओगे, और हो सकता है कि ट्रक जो आपका ट्रैक्टर है उसके ऊपर कितनी बोरियां आपने फिर रख दी, सपोज करिए 100 रख दी, फिर भी तो आपके पास 50 बच गई। तो बोले तो आप लेके क्या आए हो, व्यवस्था बहुत ज़्यादा करके लेके आए हो, तो इसी को बोलते हैं हायर इनिशियल डोज। क्या किया मैंने, व्यवस्था बहुत ज़्यादा कर रखी थी, कितनी, जिसको बोलते हैं हायर। अब मेंटेनेंस डोज में क्या होता है
ठीक है, अ डोज गिवन एट रेगुलर इंटरवल टू मेंटेन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। क्या बोलते हो, जैसे कि एक तरीके से इसको मेंटेन करना, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, जो आपने बॉडी को आपने ड्रग दी, ठीक है, अब वो ड्रग क्या है, पहले तो इनिशियल डोज में दे दी आपने, हाई दे दी, अब क्या रहे वो धीरे से आपकी बॉडी में मेंटेन बनी रहे, ठीक है, कोई चीज़ है वो मेंटेन बनी रहे, तो मेंटेनेंस जो करने के लिए जो डोज दिया जाता है उसको बोलते हैं हम मेंटेनेंस डोज, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये क्या है, एक रेगुलर इंटरवल में देते रहते हैं, जिससे क्या रहे चीज़ें मेंटेन बनी रहे, ड्रग आपकी मेंटेन बनी रहे बॉडी में, ठीक। और यहाँ पे लोडिंग डोज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, BD इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या होता है, C टारगेट, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। बायोलिटी फ्रैक्शन ना भी याद रखें वरना आप कर दें, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मेंटेनेंस डोज यहाँ पे क्लियरेंस, और यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका टारगेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब ध्यान रखिए, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लोडिंग डोज किस पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लोडिंग डोज डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे आपका मेंटेनेंस डोज किस पर डिपेंड करता है, क्लियरेंस पर डिपेंड करता है। कैसे, वॉल्यूम कैसे समझ रहे हो, बोरियां लेके आ रहे थे बहुत सारी, तो क्या है, लॉट्स ऑफ बोरी, तो मतलब एक तरीके से वॉल्यूम ही हुआ ना वो, ठीक है, ऐसे आप आंकड़ा लगाइए, ठीक। उसके बाद आप कोई ड्रग दे रहे हो तो वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलिमिनेट हो रही, जा रही, बाहर निकल रही, इलिमिनेट हो रही, तो आपको मेंटेन करना है, तो मेंटेनेंस के टाइम दे रहे हो, तो आपने मेंटेन करने के लिए डोज आप दे रहे हो, लेकिन किस हिसाब यहाँ पे दे रहे हो, जितना वो निकल जा रही है, तो हमें क्या करना है, एक ऑप्टिमम वहाँ पे मेंटेन करना है, तो मेंटेन के लिए करने के लिए आप दे रहे हो, तो किस पे डिपेंड करेगा, क्लियरेंस के रेट पर ही तो डिपेंड करेगा कि कितनी क्लियर आउट हो रही है वहाँ से, ठीक है। तो मेंटेनेंस डोज आपका किस पे, क्लियरेंस पर डिपेंड करता है, और आपका लोडिंग डोज किस पे डिपेंड करता है, आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। एग्जांपल के तौर पे ऐसे ही एक जस्ट न्यूमेरिकल लिखा हुआ है BD, और इनको हम अभी आपको डिटेल में भी करवाएंगे इनके न्यूमेरिकल्स को, ठीक है, यहाँ पे। और क्लियरेंस इसका दिया है 5, ठीक है, बायोलिटी का फैक्टर उसने 100% कर दिया, और आपको टारगेट यहाँ पे लिखा हुआ है, लोडिंग डोज पूछ दिया, और यहाँ पे MD रेट बोले तो मेंटेनेंस डोज। लोडिंग डोज में क्या है, आप किस पर ध्यान दोगे, BD पर ध्यान दोगे, और यहाँ पे जो MD है इसमें आप किस पर ध्यान दोगे, आपका ये देखिए कहाँ गया 5, ये किस पे, क्लियरेंस पर ध्यान दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, दो चीज़ें ही मुझे आपको बतानी थी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ ड्रग्स के नाम, लो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट रीड कर लीजिए, ट्रिक आपको मिल जाएगी, शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में आपको ट्रिक मिलेगी हमारे चैनल पे, आप बस जुड़े रहिए, ठीक है। क्या, डाइगोक्सिन, फेनिटोइन, अमीनोग्लाइकोसाइड, थियोफाइलिन, ये 3-4 ड्रग के नाम लिखे हुए ट्रिक में, लॉट्स ऑफ आपको ड्रग बताऊंगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप, इतनी चीज़ यहाँ पे क्या थी, मैंने जो आपको बताई वो इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब ये एक मेडिसिनल केमिस्ट्री के एस्पेक्ट से मैंने आपको यहाँ पे मेटाबॉलिज्म को क्लियर करा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारे ऐप ब्रेन स्टडी पर, ठीक है, लगातार स्टूडेंट्स क्लासेस चल रही हैं। आपका जो MCISF का कोर्स है, इसमें हमने आपको लगातार लाइव क्लासेस, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है, सारी आपको मिल रहे हैं, नोट्स भी उसमें मिलेंगे आपको। स्टूडेंट्स, आप एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप CISF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई और एम्स का एग्ज़ाम आपका जल्दी है, उसके बाद भी ये कोर्स आपके लिए हम रहेगा जब तक आपका CISF का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो एक ही कोर्स में आपको 2 बेनिफिट मिलने वाले हैं, आपको एक ही कोर्स में 2 तरीके के टेस्ट मिलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। जब आपका एम्स का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपको CISF के टेस्ट मिलने लग जाएंगे। कंटेंट आपको अपने हिसाब से एकदम से बढ़िया ढंग से पढ़ाई करनी है और अपने नोट्स बनाते हुए चलना है स्टूडेंट्स, चाहे वो यूट्यूब पर लाइव क्लासें हम करवाएं, चाहे आपको यूट्यूब पर हम कोई रिकॉर्ड क्लास आपको प्रोवाइड करें, या हम आपको ऐप पर क्लासेस प्रोवाइड करें, तो आपको सारी क्लासेस पर बहुत अच्छे ढंग से ध्यान देना है। कुछ ही दिनों में हम आपको MCQs प्रैक्टिस भी कराने वाले हैं, बहुत ही जल्द MCQs प्रैक्टिस आपकी होगी। और MCQs प्रैक्टिस में आपको मैं पहले बता दे रहा स्टूडेंट्स, जो हमारी प्रैक्टिस रहेगी ये आपके इन्हीं जो हम पढ़ा रहे हैं और जो आपके बुक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वहाँ से क्वेश्चन निकल के आएंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे रिपीटेड क्वेश्चन की बहुत जगह से आपने उठा लिया सेम रिपीट मार दिया, नहीं। हाँ, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए होंगे उसी पर ये क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे, बेस्ट रहेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें लगे हुए मिलेंगे और बाकी आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे क्या है आप अगर कोई चैप्टर पढ़ो उसके बाद MCQs को सॉल्व करो तो आपको समझ आए कि ये चीज़ मैंने कहाँ पढ़ी थी। नहीं समझ आ रहा तुरंत पहले थ्योरी को रीड करिए, अपने नोट्स को देखिए कि हमसे गलती कहाँ हो रही। MCQs का जब हम प्रैक्टिस आपको कराएंगे स्टूडेंट्स, आप अपने नोट्स को अपने पास ओपन करके रखिएगा, जो भी नोट्स आप बनाए हों या कहीं से भी आपने बनाए हों, नोट्स को ओपन करिएगा, उसमें कोई चीज़ आपको कमी लगे तुरंत उसमें ऐड करिए और ये चीज़ समझने की कोशिश करिए कि हमने ये चीज़ ऐड क्यों नहीं की थी, हमसे कहाँ पर ये चीज़ लैग कर गई। मोस्टली फोकस आप करिए। जो भी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जो और स्टूडेंट्स देख रहे हो और नए स्टूडेंट्स हो, रेफरेंस बुक पर ज़्यादा फोकस किया करिए, ठीक है। जितनी भी हैं रेफरेंस बुक पर फोकस करिए। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो अगर आपको वेरीफाई करना होता है तो रेफरेंस बुक से वेरीफाई करना होता है, ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।